नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। जिस तरीके से भारत के सीजेआई भूषण गवई महाराज अपनी बातें रख रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि वो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनसे बड़ा संविधान का संरक्षक इस समय भारत में कोई नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है। जैसे पुरानी कहावत है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, उसी तरीके से देखने को भी मिल रहा है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश की सेनाओं के ऊपर, देश की सेनाओं के शौर्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनको सबसे बड़ी ताकत अगर किसी ने दी है तो जस्टिस बी.आर. गवई ने ही दी है। इन्हीं की अध्यक्षता वाली वो खंडपीठ थी जिसने ये निर्णय सुनाया था कि जब निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल के लिए दोषी ठहरा दिया था और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, तो बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही न केवल उनकी सजा को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया था, बल्कि उन्हें राहत भी दे दी थी और वो सारे सवाल उठा दिए थे अपने फैसले में, जो कि दलीलों में अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दोहराए गए थे। यानी कि बड़ा सवाल वहां पर यह था कि क्या ये सब कहने से राहुल गांधी, जो कि एक व्यक्ति भी हैं और जनता के प्रतिनिधि भी हैं, तो जनता का नुकसान नहीं होगा? यानी कि कोई अगर जनप्रतिनिधि कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने से पहले उन जनता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी बातें कही गई थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, और भी दूसरी चीजें कही गई थी। उन सारी बातों को अपने फैसले में कुछ इसी तरीके से कोट किया था जस्टिस बी.आर. गवई ने। अभी भी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जिन 3 बातों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा तत्परता दिखाता है, मौलिक अधिकारों का हनन, अनुच्छेद 32 और उसके अलावा जो अनुच्छेद 142 है, उन मामलों में देखा यह जा रहा है कि अगर जो याचिका करता है सिब्बल या सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसको एकदम से प्रीफरेंस मिलेगी, उसकी सुनवाई जल्दी होगी और फैसले भी जल्दी आएंगे। और अगर वो व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से संबंध रखता है, राष्ट्रवादी सोच का है, तो फिर उन मामलों को सुना ही नहीं जाएगा या फिर उन्हें हाई कोर्ट के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय के मामले में देखने को मिलता है। या फिर अभी एक केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिस तरीके से एक लड़की को देश के खिलाफ, सेनाओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए पकड़े जाने पर सख्त टिप्पणी दी थी, सरकार से सवाल उठाए थे और उसको रिहा करने का आदेश दे दिया था। दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसने ऐसी ही टिप्पणी की थी, हालांकि उसमें एक्स्ट्रा ये ज्यादा था कि उसने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर भी कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर दी थी। लेकिन इतना सब होते हुए भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन होते हुए भी, न तो किसी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बाद में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में यह मामला चला, वहां भी जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, उस लड़की को गुड़गांव से कोलकाता ले जाया गया, उसके बीच में किसी को भी उसके मानवाधिकार याद नहीं आए। आपको याद होगा, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रात के 2 बजे खुल जाता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार राहुल गांधी के अनर्गल टिप्पणियां करने, बार बार माफी मांगने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो करुणानिधि के पोते यानी कि स्टालिन के बेटे के ऊपर, उदयनिधि मारन के ऊपर जब केस चलता है तो उसमें ढील बरतता है, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर जब केस आता है तो जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो बेंच होती है वो ऐसी ऐसी टिप्पणियां करती है जिससे नुपुर शर्मा के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो दावे कर रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए हम कॉलेजियम को बनाए रखेंगे, दूसरी तरफ जस्टिस गवई भी ये मानकर चल रहे हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं, खराबियां हैं, उसके बावजूद वो न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ लेकर इस सिस्टम को सुधारने को राजी नहीं है। अभी उन्होंने जब दूसरे दिन ब्रिटेन में भाषण दिया तो वहां पर यह भी कहा कि इनोवेशन यानी एआई का इस्तेमाल न्यायालयों में करने से लोगों के जो विश्वास है न्यायपालिका पर वो डिग जाएगा। अब वो पता नहीं किस आधार पर ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोस्टर में जजों को केसेस आवंटित किए जाते हैं उस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिससे पूरे देश में विवाद हुआ था। उसके बावजूद जो रजिस्ट्री है वो मनमाने ढंग से केसेस का आवंटन करती है। कौन केस कौन सुनेगा ये
सीजेआई के द्वारा डिसाइड होता है, जो कि जिस पर अभी एक रिटायर होने वाले जस्टिस ओका ने भी सवाल उठाए थे और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की मनमानी चलती है जिससे सुधार लाने की जरूरत है। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करते नजर आ रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, जो आरोपी जजेस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उनके खिलाफ एफआईआर हो सके। जबकि उनके ही जो पेरेंट हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट, वहां की एक बार एसोसिएशन ने ये रिक्वेस्ट की है सीजेआई से कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए परमिशन दें और उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू की जाए। जबकि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले को राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री के पाले में डाल दिया है और जब ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मैथ्यूज नंदूपारा के द्वारा लगाई गई तो उस पर भी उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की थी कि जाइए आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कहिए, वो ही एफआईआर लिखाएंगे। यानी कि जब बात आपके अपनों के भ्रष्टाचार के ऊपर आएगी तो फिर आप उसको टालने की कोशिश करेंगे, संविधान की मनमानी व्याख्या करेंगे और अपने तरीके से अपने चुने हुए अपने भाई भतीजों को आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचाएंगे। कोई सवाल उठाएगा तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर दिखाएंगे, लेकिन विदेशों में जाकर आप ये कहेंगे कि हम न्यायालय की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भूल गए थे शायद कि हमारे देश में जो कानून या कानूनी व्यवस्था चलती है वो ब्रिटेन की कॉपी है और ब्रिटेन अब उस मेन जो जिसकी हमने कॉपी की थी उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वेल्स हो, यूएस हो, जर्मनी हो, कोई भी देश में जजेस की अपॉइंटमेंट अभी भी कार्यपालिका यानी कि सरकार के द्वारा ही या प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। लेकिन भारत में उस व्यवस्था को मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ लिया गया और इसके पीछे साजिश थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। वो जानते थे कि कार्यपालिका और विधायिका में तो जनता के माध्यम से हम वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन अगर हम वकीलों के माध्यम से न्यायपालिका में अपना दबदबा बना लेंगे तो सरकार कोई भी हो, न्यायपालिका के ऊपर हमारा कंट्रोल बना ही रहेगा। और ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल अभी भी नजर आ रहा है। पिछले अगर 10 सीजेआई को देखा जाए तो ज्यादातर लोग कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसी से संबंधित रहे हैं और वर्तमान के सीजेआई तो खुद एक कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्यपाल के बेटे हैं। उसके बाद जो लाइन में हैं उनके बारे में भी तमाम बातें हैं और फिर जब पार्टीवाला आएंगे तो वो भी कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के बेटे हैं, जो उनके पिता जो थे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उससे पहले रंजन गोगोई हो या टी.एस. ठाकुर हो या फिर चंद्रचूड़ को भी कांग्रेस ही कहा जा सकता है। तो ये इतने बड़े संबंध होने के बावजूद वो किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसको अपने आप में जनता को समझना पड़ेगा। जनता को अब खुलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हक मांगने पड़ेंगे, तभी इस देश की न्यायपालिका में सुधार आ सकता है। अन्यथा ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। जय हिंद।